नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। शीतल जी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ब्रेकिंग न्यूज देने से चूक गए। एक डील कहा गया, ट्रेड डील बताया जा रहा है, हमें ट्रेड डील, लेकिन इसकी ब्रेकिंग न्यूज भी जो है वो अमेरिका से आई है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री लगातार चूकते जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, वजह तो अब कोई इसमें छुपी हुई कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्पष्ट है कि ट्रंप साहब को हम अब तो रिकॉर्ड्स एप्स्टीन वगैरह के भी आ गए हैं कि 17 से ही मोदी जी डोरे डाल रहे थे ट्रंप साहब से रिश्ता बनाने के लिए। तो जब आप गर्ज में होते हैं तो सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट करता है। ये व्यापार का साधारण सा नियम है। ट्रंप तो बहुत भारी बुली है, सारी दुनिया को इस समय अपने हिसाब से बुली कर रहे हैं। सबको हिला डुला दिया है उन्होंने, यूरोप उनसे छूट गया है, एशिया में बहुत सारे जो उनके दोस्त थे वो सब तिलमिलाए हुए हैं और अलग अलग देशों ने अलग अलग डील की है। चीन से उनका मुकाबला है, चीन अपना तन के खड़ा है। रूस को वो कई बार उक्रेन वाले मामले पे कुछ ऊंच नीच करने के चक्कर में थे, संभव नहीं हुआ। लेकिन भारत के लिए तो ये संभावना थी नहीं, कहीं से भी हम लोग नहीं जानते थे कि, या नहीं समझते थे कि ऐसा कुछ होगा। यही समझते थे कि जो वो चाह रहे होंगे घूम फिर के हमारी सरकार वही करेगी, और हमने देख लिया कि उन्होंने वही सब कर दिया। अब वो हमारे कृषि क्षेत्र को भी खोल दिया, हम पर उन्होंने लाद दिया कि आपको 500 बिलियन का खरीदारी करनी है अब अमेरिका से। अमेरिका से जो हमारा व्यापार था वो दोनों का, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिला के 170-180 बिलियन का कुल था। उसमें अमेरिका हमें 45-50 बिलियन सप्लाई करता था। अब उसका 10 गुना, 10 गुने से भी ज्यादा, 11-12 गुना माल उससे हमें खरीदना पड़ेगा। तो जाहिर है कि हमारे पास जो उसको हम बेच सकते थे वो हम बेचते रहे हैं। हम 100-125 बिलियन चले जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारी। तो हमारी स्थिति तो वही, और 18% हम पर टैरिफ अभी भी है। हमारे जो सहयोगी हैं जिनसे मुकाबला हमारा होगा, वियतनाम और इंडोनेशिया, चाइना भी एक हद तक, चलो चाइना पे टैरिफ ज्यादा है, 35% है, लेकिन ये दोनों तो 1-1% का डिफरेंस है, 19-20 है ये सब। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बांग्लादेश है, इसमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो कुल मिला जुला के हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके लिए संभावनाएं बहुत कम है। और अमेरिका से इंपोर्ट अब हमने 10 गुना 11 गुना बढ़ाने के लिए ट्रंप साहब के आगे घुटने टेक दिए। ये इस डील का मर्म है जी। शीतल सर, अभी जो ये गोदी मीडिया और पूरा का पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, जिन चीजों पर पहले 2-3% टैरिफ लगता था भारत के, जिन चीजों पर अब हम 18% देने को तैयार हो गए, और अमेरिका के जिन चीजों पर हम 40%, 50%, 60%, 70% टैरिफ लगाते थे, वो अब हम 0% लगाएंगे। और हमारे विश्व गुरु कह रहे हैं कि भैया वाहवाही हो गई, इतनी बड़ी डील हो गई, भारत ने झुका दिया, भारत ने अमेरिका को झुका दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा भाई, झूठ, और हम भारतीय हजम ये तो पूरा मोदी जी तो पूरे झूठ के अवतार है। और उनका जो प्रचार तंत्र है, उसने गोएबल्स जो था जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध के समय, वो हिटलर का गोएबल्स, उसको भी सैकड़ों मील पीछे छोड़ दिया है। और मतलब खुली आंखों से, नंगी आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसको भी आंख में धूल की जगह मिर्च डाल के ये जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की ओर इनका कैंपेन चल रहा है। अब वो तो देश भुगतेगा, हमें आपको भुगतना है। हम भुगत रहे हैं 11 साल से, 12 साल से। प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड मिडिल क्लास लोअर क्लास के टैक्सेशन की मार, और बेतरह की आर्थिक वो जो कहा जाए डिस्पैरिटी। ऊपर वाले 10% के पास सारा माल जा रहा है, 90% भिखारी हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की तादाद, और तमाम बकवास। 47 में हम महागुरु हो जाएंगे, विश्व गुरु हो जाएंगे, विश्व शक्ति हो जाएंगे। तो 47 तक तो मैं तो शायद पता नहीं जीवित रहूंगा कि नहीं, आप यंग हैं, थोड़ा आप देखेंगे। तो ये स्थितियां हैं सबके सामने। और काल्पनिक हमारे पास विकास है। रियलिटी के आंकड़े बताते हैं कि जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में जिसकी आलोचना करके आए थे, उनसे भी हम हर चीज में नीचे हैं, सभी क्षेत्रों में। और कोई भी हमारा ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उल्लेखनीय करें
जो भी हो रहा है वो जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, दुनिया के मामलों से, जैसे अब डिजिटल है तो वो तो एडवांसमेंट कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी में हम थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी रिसर्च अमेरिका कर रहा है, चीन कर रहा है, यूरोप कर रहा है, अन्य देश कर रहे हैं। हम तो सिर्फ खरीद रहे हैं, सेवा भी खरीद रहे हैं और मटेरियल भी खरीद रहे हैं। तो हम तो खरीदार हैं, खरीदार के लिहाज से क्या हमें, हमारा क्या है उसमें रोल। तो दुनिया में जो जो खरीदार है वो मजबूर है। हमने और सारी चीजें जो भी वो चाहते थे सब खोल दिया। हमने क्लाउड खोल दिया था, क्लाउड में हमारा तो कोई धंधा है नहीं, सारी अमेरिकी कंपनियां हैं देश में, अमेजन और वो गूगल करती हैं सबसे बड़ा क्लाउड का धंधा। कुछ छोटी छोटी कंपनियां वो सब भी विदेशी हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं किसी क्षेत्र में। तो ये, लेकिन अब इस पे भी पीठ ठोकी जा रही है, तो क्या कह सकते हैं, ये तो अजीब दौर है। शीतल सर, बिल्कुल हम बिल्कुल सरल शब्दों में आप भी दर्शकों को बता रहे हैं, अब उनकी समझ में कितना आ रहा है पता नहीं। मुझे प्रधानमंत्री का एक बयान याद आ रहा है कि चाहे मुझे कितना भी व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़े, मैं इस देश के किसानों और मछुआरों और बाकी कुछ और भी उन्होंने बोला था, उनके हितों से समझौता नहीं करूंगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भैया व्यक्तिगत नुकसान झेलने की बजाय उन्होंने इस देश के किसानों का, मछुआरों का, मिडिल क्लास का नुकसान कर दिया। व्यक्तिगत नुकसान मतलब दर्शक समझ रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, उनका ट्वीट आ चुका है रात में ही। वो तो वहां तो दिन होता है, वहां तो उनके हिसाब से उनकी सुबह ये कार्यक्रम हो गया था। उसके बाद उनकी सरकार में जिसको जिसको जो जो लाभ हुआ वो अपने अपने ट्वीट कर रहा है। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ने कह दिया कि आपने कमाल कर दिया हमारे लिए, और ट्रंप भी हंस रहे, कमाल किया ही है उन्होंने। जो सेक्टर इन्होंने ना किए थे सब हाँ हाँ कर लिए, और आपने भी बता दिया 0% अमेरिका से हम टैक्स लेंगे और 18% हम टैक्स देंगे, और 500 बिलियन का माल खरीदेंगे उनसे। अभी तक हम खरीद रहे थे 50 बिलियन का भी नहीं, 45 बिलियन का पिछली बार खरीदा था। तो 11-12 गुना हम माल उनसे खरीदेंगे और उनको 0 टैक्स पे भारत में लाएंगे, और हम जो बेचेंगे उस पर 18% टैक्स देंगे। इस पे अगर कोई पीठ ठोक सकता है तो वो भाई मोदी जी और उनके समर्थक ही हैं। उन भक्तों को शत शत प्रणाम। शीतल सर, कल लोकसभा में जो कुछ हुआ, हमने बड़ी बड़ी बातें तो सुनी, लेकिन मैंने 2 बार कल लोकसभा की कार्रवाई सुनी। 10-11 साल लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठ के उसकी कार्रवाई को कवर किया है मैंने। लेकिन कल जो मैंने 2-3 बार सुना, घबराहट में कई बार सच निकल जाता है। अब जैसे बार बार राहुल गांधी को रोक रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि देखो उन्होंने हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाया, तो मैं बता रहा हूं कि चाइना के सामने कैसे सरेंडर किया। अमित शाह खड़े हो गए। अमित शाह ने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो आपके सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, हम आपकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे थे। तो अमित शाह के मुंह से सच निकल गया घबराहट में। और दूसरा, राजनाथ सिंह बोलते बोलते कई बार खड़े हुए, कई बार बैठे, कई बार बोले, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये रोके कैसे, क्योंकि असली कल्प्रिट जो है, असली दोषी तो वो खुद है, क्योंकि आर्मी चीफ उनको फोन मिला रहे थे और रक्षा मंत्री के तौर पर उनका दायित्व था। उनके मुंह से भी निकल गया नहीं 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 नहीं, उस किताब में तथ्य सही नहीं होंगे। तो यहाँ 2 सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह के मुंह से सही निकल गया, राजनाथ की माने तो तथ्य सही नहीं है। ये आरोप लगाते सेना का अपमान, या तो राजनाथ सिंह सेना का अपमान कर रहे हैं, जिनको आर्मी चीफ उन्होंने बनाया, उन आर्मी चीफ की लिखी हुई किताब के बारे में राजनाथ सिंह कह रहे तथ्य सही नहीं है। 75 की याद दिलाते हैं, ये कौन सी तानाशाही है। अच्छा है, अच्छा है कि इनके ऐसा हुआ कि देश में कांग्रेस का राज रहा। हम लोगों ने उसकी आलोचना करते हुए अपनी पत्रकारिता का जीवन लंबा बिताया। हम लोगों ने जो भी सरकार सत्ता जो भी रहती है, हमारा काम है पत्रकार होने के नाते जनता की ओर से उससे सवाल पूछना, उसकी कमियों को उजागर करना। क्योंकि अपना प्रचार करने के लिए सरकार के पास विभाग भी है, बजट भी है, जनता का ही पैसा है, वो उसका इस्तेमाल कर सकती है अपनी बात कहने के लिए। जनता अपनी बात कैसे कहेगी, तो वो काम पत्रकार कर, वो पत्रकारिता इन्होंने अपने समय में खत्म कर दी। अब पत्रकार भी सरकार की ओर से जनता के विरुद्ध झूठ बोलना करते हैं, झूठ गढ़ा करते हैं, विपक्ष को डेसिमेट किया करते हैं। और उस दौर में ये सच आपने जो अभी इंगित किया बहुत बढ़िया। अब ये सच्चाई आ गई, कल इन्होंने छुपाने की जितनी कोशिश की सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, सबके पास उस किताब के अंश पहुंच चुके हैं। पढ़ लो भाई, लिखा हुआ है। आपके रक्षा मंत्री उसको चाहे जो कहे, थल सेनाध्यक्ष का कहना है, व्यक्तिगत डायरेक्ट फोन किए, और कैसे चीन के सामने नर्वस थे पूरी सरकार। प्रधानमंत्री कह रहे जो मन में है सो कर लो, पहले तो फोन ही नहीं कोई उठा रहा है। रक्षा मंत्री कह रहे रुको मैं पूछ के बताता हूं। इससे ये भी लगता है कि क्या गंभीरता है इनकी देश की रक्षा के मामलों में। सारी शूरवीरता पाकिस्तान के सामने ही है, जो जानते हुए हैं क्योंकि वो हमसे बहुत कमजोर है, वो हमसे आबादी में छोटा है, भूगोल में छोटा है, आर्थिक स्थिति में छोटा है और बहुत फेल है।
तो सारी पहलवानी जैसे वो बजरंग दल के गुंडे कर रहे हैं, किसी एक गरीब मुसलमान को, दुकानदार को पकड़ के पीटना और उसमें जो है अपने को शूरवीर समझना, उसी तरह से सरकार भी कर रही है। तो झूठ बोलना, उसको ढकना, और लेकिन ये तो सच अब सामने आ गया। वैसे तो सच सामने था, लेकिन उस पर लीपा हुआ था। अब इस पे भी लीपने की कोशिश हुई, लीप नहीं पाए, सब सामने आ गया। बहुत बदबू दे रहा है जो भी सामने आ रहा है। शीतल सर, याद आ रहा है कि एक बार देश पे संकट आया तो प्रधानमंत्री जी शूटिंग में व्यस्त थे, वो गोलीबारी वाली जी शूटिंग में नहीं, वो फिल्म जी। बनाने वाली शूटिंग में व्यस्त थे। हाँ हाँ हमारे जी। हमारे देश में एक ढांचा है काम करने का, एक कामकाज करने का ढांचा है। दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी ने तमाम ढांचे को खत्म कर दिया, क्योंकि चीन के साथ जो उस दिन हुआ, आर्मी चीफ लगातार फोन कर रहे थे। हमारे देश में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, मैंने बहुत सारी उसकी मीटिंगें कवर की है। जब इस तरह की समस्या आती है तो प्रधानमंत्री तुरंत अपने 2-3 वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाते हैं, आर्मी चीफ को भी बुला लेते हैं, कई बार जरूरत पड़ती है, कई बार जरूरत पड़ती है तो बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं। उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है और भविष्य की रूपरेखा तय होती है। कई बार इमरजेंसी में प्रधानमंत्री खुद अपने लेवल पर फैसला कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे वो कारगिल की जंग की बात हो, थोड़ी सी कोताही उस समय हुई थी, लेकिन फिर भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठकें होती थी, जोरदार बहस होती थी। यहां तक कि जो कंधार हाईजैक हुआ, उसको छोड़ने के ऊपर जब कैबिनेट में कंफ्यूजन हुआ, तो मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जीवित थे, उन सबको बुला के पूछा था कि आप बताइए हमें क्या करना है। लालकृष्ण आडवाणी को पता लगा तो तुरंत भागे भागे पहुंच गए कि कहीं अटल जी कुछ फैसला ना करते, लेकिन इसके बावजूद बैठकें होती। यहाँ 2-2.5 घंटे तक कोई एक्शन नहीं, 2-2.5 घंटे तक कोई बैठक नहीं। कहाँ है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कहाँ है मंत्री? यानी जो सरकार के कामकाज करने का ढांचा है, मोदी जी हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस करके जा रहे हैं। देश अभी नहीं, आने वाले कई दशकों तक इसका भुगतान करेगा। ये तो हमेशा ही होता, पीढ़ियां ही भुगतती हैं। ये जो फैसले हो रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, ये सब कीमत हमारे आने वाले कल को चुकानी है। हम जब तक रहेंगे हम चुकाएंगे, हमारे बच्चे चुकाएंगे, औरों के बच्चे चुकाएंगे, देशवासी चुकाएंगे। ये जो सौदा हुआ है अमेरिका के साथ, कीमत तो $500 बिलियन का, अगर वो माल हमारे देश में ठेलेगा तो हम ही आप तो उसके खरीदार हैं। हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से जो इकट्ठा होता है सरकारी धन, वो उसमें जाएगा। हम वैसे ही कर्जों में डूबे हुए हैं, जो हम पैसे बचाते हैं अपने चलाने के लिए, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हम कर चुकाने में चुकाना पड़ता है हमें। तो ये समस्या हमारे जैसे देश में जो विकासशील है, जिसकी आधी आबादी सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे की हालत में जी रही है, उसके लिए तो संकट ही संकट बढ़ा रहे हैं ये। कृषि क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत हरियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वगैरह में थी, कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में, कुछ आंध्रा वगैरह के क्षेत्रों में, वो सब जो है खतरे में आ गई है एकाएक। और लेकिन इसको सबको भी पीठ ठोकी जा रही है। चीन के टैंक हमारे यहाँ चढ़े आ रहे हैं, पूरी सरकार गायब है, रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं फोन नहीं ले रहे हैं, जब फोन ले रहे हैं तो कह रहे हैं जो मन में है सो करो। इस तरह की लापरवाही और कोई सरकार होती है खा गए होते। लेकिन चूंकि इस देश का सवर्ण जाति का जो मानुष है, उसने अपने दिमाग को गिरवी रख दिया है अपने समाज के ही कमजोर हिस्सों को हिस्सा न देने के नाम पे, इसलिए इनके लिए वो लठ चलाता है जबरदस्ती, और झूठ बोलता है, सोशल मीडिया पे लड़ता है, मीडिया में गलत खबरें चलवाता है, उस पे ताली बजाता है। और अपने देश को ये हमेशा इन्होंने किया है। ये तो ऐतिहासिक है। जो 10-12 हजार लुटेरे आते थे और घोड़ों पे चढ़ के, वो क्यों जीत जाते थे? समाज को आपने टुकड़े टुकड़े कर रखा था। समाज पूरा एक होके कभी सामना किया ही नहीं उसने किसी भी शत्रुता का। वही आपने उसी चीज को, जो हमारी आजादी की लड़ाई से, गांधी जी के बलिदान से, सैकड़ों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हजारों के बलिदान से, और तमाम लोगों की कष्ट सह के जो हमने हासिल किया था, देश की एकता, वो सब आपने नष्ट भ्रष्ट कर दी है। और आप सब चौपट करके जो हमें छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे क्या? अभी तो आप लदे हुए हैं, पता नहीं कब तक ये सब हमारे ऊपर और ला देंगे, और इस तरह के फैसलों से इस देश को, देशवासियों को, हमारी नागरिकता को और हमारी सार्वभौमिकता को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके उत्तर नहीं है, इसको क्या कहा जाए। ये दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ा रेवड़ है जो अपने ही लोगों से घृणा में इस सरकार के समर्थक बने हुए। सर, अगर पिछले 6-7 दिनों का डेवलपमेंट अगर हम देखें, अडानी का अमेरिका के कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए से बताना कि वो नोटिस लेने को तैयार हैं,
बजट में कई तरह के फैसले और कई तरह की चीजें निकल कर आना। ट्रंप का कहना है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने को तैयार है, और इसी बीच में ये चीन वाला मामला सामने आ जाना और फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील को कर लेना, और फिर बीच में एपस्टीन फाइल में नाम भी आ जाना। और जब हम एपस्टीन फाइल की बात करते हैं तो सिर्फ 8%, क्योंकि 10% रिलीज हुआ है, उसमें से भी 1.5% को ढक दिया गया है। 8% के आसपास अभी लीक हुआ है या रिलीज हुआ है। 92%, 92% बचा हुआ है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए, क्या ये गुत्थम गुत्था एक साथ नहीं है कि एपस्टीन फाइल का कुछ जिक्र आता है, उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र आता है और अचानक ट्रेड डील हो जाती है और भारत के किसानों के, मजदूरों के हित को एक तरह से गिरवी रख दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। जो एप्स्टीन फाइल से सामने आया है उसके साथ, उसके अनुसार अनिल अंबानी 2017 में एप्स्टीन से संपर्क कर रहे हैं पहले हाफ में, और सारे इशारे हैं, और बल्कि एक जगह नाम लेके भी है, मतलब नाम मीन्स पद लेके भी है कि उनके लिए ट्रंप प्रशासन से जरा उसको नरम करना है, हमारा कोई लिंक नहीं है वाशिंगटन में, ये सब बातें हो रही हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग होती है जून में 2017 में, ट्रंप साहब से पहली मीटिंग होती है, और उसके बाद उसके बाद लिखा हुआ है मेल में कि उसमें एप्स्टीन कह रहा है कि इजराइल जाना होगा और इजराइल में ये डील अल्टीमेटली फाइनल होगी। उसके बाद जुलाई में प्रधानमंत्री इजराइल मिलते हैं, पहला प्रधानमंत्री देश का है जो इजराइल गया, और इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू के साथ फोटो वोटो खींचता है, और उसके बाद जो मेल है उसमें लिखा हुआ है कि वो डांस कर रहे हैं। और बताइए, मतलब वो स्लैंग है, मैं कहता हूँ मुहावरा है कि मतलब उनकी धुन पे नाच रहे हैं, जैसा हम लोग कहा करते हैं हिंदी में। तो उनकी धुन पे जब नाचने को तैयार हो गए तो ये साफ साफ है। और अनिल अंबानी कौन है? रफाल डील में उसका नाम था, उसको तमाम तरह से सुरक्षा दी गई। 1.25 लाख करोड़ का वो देश के बैंकों का कर्जदार था, उसको उस सबसे उबारा गया। अभी उसमें ईडी फीडी की कुछ जांच चल रही है, उसके कुछ अफसर पकड़े गए, उसको आज भी आधे घंटे के लिए भी नहीं बुलाया गया कि उससे कुछ पूछताछ हो। इतना पैसा देश का उसने डुबा दिया, और इस तरह के लोगों के साथ वो संपर्क में था। और उस संपर्क में हमारे केंद्रीय मंत्री का भी नाम आ रहा है जो लगातार उनसे संपर्क में थे। दुनिया के हर देश में जो लोग इस तरह से जिनके नाम आ रहे हैं, वो सब लोग या तो इस्तीफा दे रहे हैं या जांच में सहयोग के लिए जा रहे हैं। भारत है जिसमें झूठ बोला जा रहा है, नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, वो सब बेकार की बात है। ये है क्या 2017 में जो एप्स्टीन मर गया, 2019 में हमारे प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए ईमेल लिख के गया था 2017 में? ये क्या ये कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? यानी आज से 8-9 साल पहले मोदी जी को फंसाने के लिए एप्स्टीन ऐसे मेल लिख रहा था और अनिल अंबानी उसको लिख रहे थे। ये दोनों लोग फंसाने के लिए कर रहे थे, और डेट से एक से दूसरी मिल रही है। मतलब आंख में मिर्च, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये ऐसे ढीठ लोग हैं, आंख में आपके मिर्च झोंक रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको मान लो। और ये कमाल का देश है जो फिर भी इसको सबको मान रहा है। चलो भाई मानो, अपनी पीढ़ियों को हमारा ही नुकसान थोड़ी होगा, सबका होगा, पूरे देश का होगा। तो इसका मतलब अभी तो एपस्टीन फाइल में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको लेकर डराया जा सकता है। ट्रंप के बारे में वैसे भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर के नेताओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो सब भी होगा, वो सब भी हो रहा होगा। जिस वकील को किया है वो ट्रंप का वकील है, अडानी ने जिसको वकील किया है वो ट्रंप का वकील है। तो जाहिर है चीजें वही हो रही हैं कि उसी प्रशासन से मिलकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश हो रही है। ये जान बचाने की कोशिश में इन लोगों ने देश की जान खतरे में डाल दी, देशवासियों की जान, देश की सामर्थ्य की जान, देश की सार्वभौमिकता की जान, देश के अर्थतंत्र की जान, देश के किसानों की जान, ये सब इन्होंने सौदे में कबूल कर ली। शीतल सर, आपने जो जिक्र किया दुनिया भर के इस्तीफे का, आपने खुद फेसबुक पे लिखा, तो मैं जरा दर्शकों को ये बता देता हूं ताकि भारत के लोगों को समझ में आ जाए। शीतल सर ने फेसबुक पे लिखा कि जिन जिन का नाम आया, स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस्तीफा दिया, ध्यान से सुने। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व अम्बेसडर पीटर मेंडलसन ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दिया। बिल एंड हिलेरी क्लिंटन अब यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करने को तैयार है, कंटेम्प्ट चार्जेस की धमकी के बाद। फॉर्मर जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो एक तरह से रॉयल टाइटल से वंचित है। अब उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिका जाकर जांच में सहयोग करें। लेकिन हमारे यहाँ जो शीतल सर ने लिखा, हरदीप सिंह पुरी का कई बार नाम आया, कोई सवाल उठा रहा है, कोई पूछ रहा है, इस्तीफा मांग रहा है। अनिल अंबानी साहब का कई बार नाम आया, सर ने कहा, जैसे शीतल सर ने एक बार भी पूछताछ के लिए इससे पहले राफेल वाले मामले में और ये जो छापा हुआ है इन सब मामले में नहीं बुलाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक तरह से नाम उसमें आ गया है। हालांकि अभी वो मुहावरे के संदर्भ में है, लेकिन फिर भी उनको जवाब तो देना चाहिए। जवाब देने के लिए किनको आगे कर देते हैं? ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को, एक अधिकारी को। बाकी पूरा का पूरा भारतीय मीडिया चुप है और ये तमाम चीजें ये बता रही है कि हमने जिम्मेदारी तय करना और सरकारों से सवाल पूछना एक तरह से बंद कर दिया है। शीतल सर, एक सवाल बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। कल का ही भाषण, कल का जो 45-46 मिनट का जो लोकसभा की कार्रवाई है, मुझे लगता है कि उसको हर भारतीय को सहेज के रख लेना चाहिए। वो ऐतिहासिक कार्रवाई। ओम बिरला कह रहे नहीं 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 नहीं, अखबार की कटिंग या अखबार की खबर आप पार्लियामेंट में नहीं रख सकते, मैगजीन को आप कोट नहीं कर सकते। इस देश में जब जब भ्रष्टाचार को लेकर मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं या संसद में हंगामा हुआ है, वो अखबारों की खबर पर ही 90% हुआ है। और यही भारतीय जनता पार्टी अखबारों की कटिंग नहीं लहराया नहीं करती नहीं, थी पार्लियामेंट। मैं आपको संदर्भ देता हूं। खुद प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी पर आरोप लगाते हुए अपने पहले एक किताब का लेखक का कोट किया और राहुल गांधी को ललकारा कि आपको अगर विदेश राजनीति समझनी है तो ये किताब पढ़िए, और इस किताब को इसने लिखा है और इसमें ये लिखा हुआ है नेहरू जी के बारे में। तो नेहरू जी को अपमानित करने के लिए और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने के लिए इसी सदन में इन्हीं अध्यक्ष के नीचे किताब का उल्लेख खुद प्रधानमंत्री ने किया है। और अब वो वीडियो भी मौजूद है और अब ये व्यवस्था दे रहे हैं कि क्या नाम, किताब का उल्लेख नहीं किया जा सकता। यही तो है, यही तो मुहापन है, यही झूठ है। यानी इनके सारे कानून कायदे सिर्फ इनकी रक्षा में हो रहे हैं, इनकी व्यक्तिगत रक्षा में। देश को खतरे में डालना, देशवासियों को खतरे में डालना, विपक्ष को नेस्तनाबूद करना, सच की हत्या करना, ये सब हमारी आंखों के सामने घट रहा है। और दुर्भाग्य है कि समाज का एक निष्प्रह वर्ग इस तरह की चीज को भी समर्थन कर रहा है। सर, हमारे दर्शकों ने फिल्म देखी होगी आमिर खान की लगान, जिसमें वो 3 गुना लगान वाला कंसेप्ट आता है। और जब ब्रिटिश काल आया था तो उस समय इंडिया की जीडीपी, मुझे जहां तक ध्यान है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की 25% के आसपास थी। उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को खत्म किया, अपना सामान बेचना शुरू किया, उसके बाद लगान लगाना शुरू किया, हमारे यहाँ किसानी व्यवस्था सब खत्म कर दी। मैं ये सवाल या फिल्म का सवाल क्यों उठा रहा हूं? जितना हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उससे कई गुना ज्यादा का समझौता टर्म दावा कर रहे हैं कि वो सामान भेजेंगे। तो मतलब हम लोग तैयार रहे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए, महंगा डीजल खरीदने के लिए, टैक्स ज्यादा सरकार को देने के लिए। भक्तों की लैंग्वेज में कहूं तो 5,000 रुपए भी लीटर अगर पेट्रोल होगा तो वो खरीदने को तैयार है। मतलब हम लुटने को अब तैयार रहे। आने वाले दिनों में महंगाई कहां जाकर रुकेगी, इसका कोई ठिकाना है क्या आपके हिसाब से? नहीं नहीं, न आपका रुपया रुक पाएगा, न महंगाई रुकेगी, न गरीबी बढ़ना रुकेगा। तबाही आएगी, तबाही आ रही है। धीमी मौत हम मरने के लिए भारत को अभिशप्त उन्होंने कर दिया है। वैसे ही एक आधे से ज्यादा आबादी कठिनाइयों में, बहुत कठिनाइयों में है भारत में। अब और ज्यादा आबादी कठिनाइयों में जाएगी। मिडिल क्लास से और लोग मजदूर और परेशान हाल में, और घर वगैरह नीलाम होंगे। वैसे ही लोगों के, गरीबों के घर वर तोड़ने के आजकल अभियान कथित तौर पर चल रहे हैं, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, गरीबी के नाम पर। और बढ़ेंगे ये सब चीजें। कठिनाइयां ही कठिनाइयां हमारे आमने सामने है। किसी चीज की कोई आशा दिखने वाली चीज हमारे सामने नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोगों से कोई उम्मीद है कि वो इस चीजों को समझेंगे और उठाएंगे आगे बढ़ के? आप जैसे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जिजीविषा तो आदमी में हमेशा ही रहती है, इंसान की फितरत है। तो वो उम्मीद का दामन छोड़ देंगे तो फिर तो मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। तो उम्मीद का दामन तो हमेशा है, लेकिन सामने जो सच है उसको तो हमें आंख खोलकर, देखकर, समझकर, उसके आधार पे अपने आप के फैसले करने चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। अब देशवासी, और चूंकि सरकार वो चला रहे हैं, अल्पमत की सरकार है, लेकिन कोई छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के अंदर भी, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, बीजेपी लंबे समय तक कवर किया, कई नेता घुट रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से घुट रहे हैं, उनका दम बुरी तरह से घुट रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। जब ये पोल एक एक करके खुलेगा, आपको लगता है कि बीजेपी में किसी नेता की तो अंतरात्मा जागेगी कि अब जो हो जाए, कम से कम मैं बाहर आकर बोलूंगा और मैं विरोध करूंगा? आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर से बगावत के सुर उभर सकते हैं क्या? इस दौर में नहीं उभर सकते। मान लीजिए उभरेंगे भी तो वो दब जाएंगे, उनकी कोई आवाज नहीं सुनेगा, उनका बायकॉट हो जाएगा। आज सुब्रमण्यम स्वामी को कोई टेलीविजन चैनल नहीं बुलाता। तो उस स्तर का तो कोई नेता है नहीं। दूसरा, इनके यहाँ कोई विद्रोही बनेगा भी तो वो, ये वक्त बदल चुका है। इन्होंने चीजों पर जिस तरह से कब्जा कर लिया है, तो इसलिए और हिम्मत लोगों की नहीं होती कि वो
मिटा दिए जाएंगे और कोई उनके लिए रोने वाला नहीं बचेगा। तो ये तो समाज को ही पूरे लेवल पर समझना होगा, राजनीतिक अब इसकी रक्षा नहीं कर सकते। हमारा समाज ही जब उसकी समझ में अगर चीजें आएंगी, अब आप आएंगे कि नहीं वो एक बहुत कठिन सवाल है, उसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी पड़ती है और हम उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि शीतल सर ने कहा कि उम्मीद तो फिलहाल दिख नहीं रही, कहीं से उम्मीद की कोई किरण दिख नहीं रही। लेकिन आप ही लोग सोचिए कि जिसमें देवी देवता का मजाक उड़ाया जाता है वो फिल्म रिलीज हो जाती है, जो सच के करीब होता है वो नहीं रिलीज होती। जिसमें पता नहीं क्या क्या झूठ सच लिखा जाता है वो किताबें रिलीज हो जाती है। और हमारे पूर्व आर्मी चीफ किताब लिखते हैं तो रक्षा मंत्री सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि उसमें उन्होंने गलत तथ्य लिखे होंगे। ये एक अलग तरह का जमाना है। लेकिन जैसे कि शीतल सर ने कहा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम तमाम लोग उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी तो वो सुबह जरूर आएगी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।